नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। संसद सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इमरजेंसी का जिक्र किया। बोले 50 साल पहले संविधान को नकार दिया गया, संसद ड्रामे और स्लोगन से नहीं चलेगी। जी हां दोस्तों, संसद सत्र शुरू होने से आधे घंटे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इमरजेंसी का जिक्र किया। दरअसल दोस्तों 25 जून यानी कि आज देश में आपातकाल के 50 साल पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 जून न भूलने वाला दिन है। इसी दिन संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, भारत को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच लिया गया था। उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी। प्रधानमंत्री ने 14 मिनट 28 सेकंड के भाषण में इमरजेंसी के अलावा नए संसद भवन, नए सांसदों, जिम्मेदार विपक्ष, तीसरे कार्यकाल, विकसित भारत पर अपनी बात रखी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अयोध्या राम मंदिर पहली बारिश में टपकने लगा। मुख्य पुजारी बोले, जहां रामलला वहां पानी भरा, इंतजाम नहीं हुए तो दर्शन बंद होंगे। जी हां दोस्तों, अयोध्या का राम मंदिर पहली ही बारिश में टपकने लगा है। मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि गर्भगृह में जहां रामलला विराजमान है वहां भी पानी भर गया। अगर 1-2 दिन में इंतजाम नहीं हुए तो दर्शन और पूजन की व्यवस्था बंद करनी होगी। उन्होंने बताया कि शनिवार रात 2 से 5 बजे तक तेज बारिश हुई। इसके बाद मंदिर के गर्भगृह के सामने मंडप में 4 इंच तक बारिश का पानी भर गया। मंदिर के अंदर लोगों को डर था कि कहीं बिजली का करंट न उतर आए, इसलिए सुबह 4 बजे होने वाली आरती टॉर्च की रोशनी में करनी पड़ी। सुबह 6 बजे की आरती भी ऐसे ही हुई। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए कि अयोध्या मंदिर में हुई बद इंतजामी के लिए कौन जिम्मेदार है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। संसद परिसर में विपक्ष का संविधान की कॉपी लेकर प्रदर्शन। राहुल बोले, मोदी शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे, यह हमें स्वीकार्य नहीं। जी हां दोस्तों, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू हुआ। विपक्षी सांसदों ने भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर विरोध प्रदर्शन किया। सांसदों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने संविधान की कॉपी लहराई और संविधान बचाओ के नारे लगाए। विपक्षी सांसदों ने कहा कि सरकार ने नियमों के खिलाफ जाकर प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। नियम के मुताबिक कांग्रेस के के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना था, क्योंकि वे 8 बार के सांसद हैं। महताब तो सिर्फ 7 बार के ही सांसद हैं। वहीं दोस्तों प्रदर्शन में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी भी शामिल हुए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। केरल नहीं अब केरलम कहिए, बदल सकता है राज्य का नाम, प्रस्ताव पारित, केंद्र की मंजूरी है बाकी। जी हां दोस्तों, भारत के दक्षिणी राज्य केरल का नाम बदलकर जल्द ही अब केरलम हो सकता है। केरल विधानसभा ने सोमवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया और केंद्र से राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर केरलम करने का आग्रह किया है। दोस्तों विधानसभा ने दूसरी बार प्रस्ताव पारित किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहले प्रस्ताव की समीक्षा की थी और कुछ तकनीकी बदलाव का सुझाव दिया था। बीते साल भी केरल विधानसभा ने ऐसा ही प्रस्ताव पारित किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। सिर्फ 44 दिन में गंगोत्री और यमुनोत्री पहुंचे 9 लाख से अधिक यात्री, पिछले साल से 16% ज्यादा। जी हां दोस्तों, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में आने वाले तीर्थ यात्रियों का आंकड़ा 9 लाख की संख्या को पार कर गया है। चारधाम यात्रा शुरू हुए 44 दिन की अवधि बीत चुकी और इस दौरान जिले के दोनों धामों में पिछले साल की तुलना में लगभग 16% और वर्ष 2022 की तुलना में लगभग 37% अधिक यात्रियों का आगमन हुआ। जिले में चारधाम यात्रा सुचारू और सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो रही है। गत 27 मई को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही इस बार 44 दिनों के भीतर रिकॉर्ड संख्या में कुल 9,17,058 यात्रियों का आगमन हो चुका है, जबकि इन दोनों धामों में यात्रा के शुरुआती 44 दिनों के भीतर वर्ष 2022 में 6,59,061 तथा वर्ष 2023 में 7,78,257 यात्री पहुंचे थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। जेपी नड्डा राज्यसभा में सदन के नेता बनाए गए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की शपथ के दौरान विपक्ष ने नारे लगाए, नीट नीट नीट, शेम शेम शेम। जी हां दोस्तों, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो गया है। सबसे पहले सदन में राष्ट्रगान हुआ, उसके बाद पिछले सदन के दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद पीएम मोदी ने लोकसभा सदस्य की शपथ ली। मोदी के बाद उनकी कैबिनेट के लोकसभा सांसदों ने शपथ ली। दोस्तों शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम जब शपथ के लिए बुलाया गया तो विपक्ष ने नीट नीट शेम शेम बोलना शुरू कर दिया। विपक्ष नीट पेपर धांधली में उनके इस्तीफे की मांग भी कर चुका है। वहीं दोस्तों सत्र शुरू होने से पहले संसद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश चलाने के लिए सबकी सहमति जरूरी है। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देश को एक जिम्मेदार विपक्ष की जरूरत है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
अयोध्या में भाजपा की हार के बाद 5 बड़े बदलाव, पुराने मंदिर नहीं टूटेंगे, वीआईपी कल्चर खत्म, एरो सिटी प्रोजेक्ट भी थमा। जी हां दोस्तों, जिस अयोध्या में राम मंदिर बना वहीं लोकसभा सीट भाजपा के हाथ से निकल गई। हार क्यों हुई, इसकी बड़ी वजह लोगों में नाराजगी सामने आई। फिलहाल सरकार और प्रशासन एक्शन में आ गया है। 20 दिनों में प्रशासन ने 5 बड़े फैसले वापस ले लिए। अब पुराने मंदिरों को तोड़ा नहीं जाएगा। शहर में अयोध्या के लोगों की गाड़ियां बिना किसी रोक टोक के आ जा सकेंगी। पहले सिर्फ नेताओं और अधिकारियों की गाड़ियां एंट्री पाती थी, मतलब वीआईपी कल्चर खत्म हो जाएगा। इस कदम को भाजपा के डैमेज कंट्रोल की तरह देखा जा रहा है। दोस्तों, बात करें 5 बड़े बदलावों की, तो इनमें पहला है एरो सिटी पर रोक, दूसरा है अयोध्या जिले के वाहनों को अयोध्या धाम में एंट्री मिलने लग जाएगी अब, तीसरा है फ्लाईओवर का प्रस्ताव कैंसिल हो जाएगा, चौथा विस्थापित दुकानदारों को 30% छूट देकर बिना ब्याज दुकानों का आवंटन किया जाएगा, पांचवा है 41 गांव नगर निगम में शामिल होंगे, मूलभूत सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीजेपी की अयोध्या में हार की सबसे बड़ी वजह इन्हीं चीजों को माना गया था कि वहां के लोगों का बहुत ज्यादा अपमान हुआ है, उनकी दुकानें छीन ली गई, उनके घर तोड़ दिए गए और पुराने मंदिरों को भी तोड़ा गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। केजरीवाल की जमानत पर कल फैसला सुनाएगा दिल्ली हाई कोर्ट। बेल देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई थी, इसके बाद सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को रावेज रेवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत बरकरार रहती है या नहीं, इस पर दिल्ली हाई कोर्ट आज दोपहर 2:30 बजे फैसला सुनाएगी। रावेज रेवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को बेल दी थी, लेकिन ईडी की याचिका पर हाई कोर्ट ने 21 जून को रावेज रेवेन्यू कोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया था। 21 जून को हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि हम 24-25 जून तक फैसला सुनाएंगे, तब तक जमानत पर रोक रहेगी। वहीं दोस्तों, हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम इंडिया का हुआ ऐलान। T20 में पहली बार शुभमन गिल को मिली कप्तानी। 6 जुलाई से शुरू होगी 5 मैचों की सीरीज। जी हां दोस्तों, अगले महीने होने जा रही जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। बीसीसीआई ने सोमवार को 15 सदस्यीय टीम को घोषित कर दिया। यह टीम 6 जुलाई से 14 जुलाई तक हरारे स्पोर्ट्स क्लब में 5 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। T20 वर्ल्ड कप में ट्रेवलिंग रिजर्व रहे शुभमन गिल को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। हालांकि उपकप्तान की फिलहाल घोषणा नहीं की गई है। वहीं दोस्तों, टीम कुछ इस प्रकार से है। शुभमन गिल कप्तान, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, संजू सैमसन विकेटकीपर, ध्रुव जुरैल विकेटकीपर, नीतीश रेड्डी, रियान पराग, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, आवेश खान, खलील अहमद, मुकेश कुमार और तुषार देशपांडे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कीमत काबू में रखने के लिए गेहूं पर लगी स्टॉक लिमिट। होलसेलर्स के लिए स्टॉक सीमा 3000 टन तय। 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा आदेश। जी हां दोस्तों, जमाखोरी रोकने और प्राइस को स्टेबल रखने के लिए आज यानी कि 24 जून को केंद्र सरकार ने गेहूं पर स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स लगा दी है। ये लिमिट सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ट्रेडर्स, होलसेलर, रिटेलर्स, बिग चेन रिटेलर्स और प्रोड्यूसर्स पर लागू होगी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह आदेश 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रज्वल रेवन्ना की न्यायिक हिरासत 8 जुलाई तक बढ़ी। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में 31 मई को गिरफ्तारी हुई। समलैंगिक संबंध बनाने में भाई भी अरेस्ट। जी हां दोस्तों, कर्नाटक सेक्स स्कैंडल के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की न्यायिक हिरासत 8 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। बेंगलुरु की कोर्ट में पेश उन्हें किया गया। कोर्ट ने इससे पहले 10 जून को उन्हें 24 जून तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। प्रज्वल को 31 मई को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने पहले उन्हें 6 जून तक एसआईटी की हिरासत में भेजा। 6 जून को उनकी पुलिस कस्टडी 10 जून तक बढ़ा दी गई। फिर 10 जून को बेंगलुरु की एक स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 24 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। एमपी यूपी में बारिश से 3 की मौत। मानसून ने आधे मध्य प्रदेश, पूरे छत्तीसगढ़ को कवर किया। पंजाब हरियाणा में 2 दिन हीट वेव चलेगी। जी हां दोस्तों, मानसून ने रविवार को आधे मध्य प्रदेश और पूरे छत्तीसगढ़ को कवर कर लिया। मध्य प्रदेश में रविवार शाम तेज बारिश हुई, जिसके चलते सिवनी के छपरा में कच्चा मकान गिरने से एक महिला की मौत हो गई। वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बरेली, जौनपुर, सोनभद्र, कानपुर समेत कई जगहों पर बारिश हुई। जौनपुर और ललितपुर में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में आज भी बारिश का अनुमान है। वहीं दोस्तों, मौसम विज्ञान विभाग ने आज कर्नाटक और केरल में बारिश का रेड अलर्ट और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, असम, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दोस्तों, मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में अगले 3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। उत्तराखंड में जमीन लेने वाले बाहरी लोगों पर रहेगी कड़ी नजर। सीएम ने दिए सख्त निर्देश। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में आपराधिक छवि वाले बाहरी लोगों के लिए जमीन खरीदना मुश्किल हो सकता है। यहां आपराधिक इतिहास वाले लोगों को जमीन खरीदते वक्त उनके ऊपर लगे सभी मामलों का पूरा विवरण देना होगा, क्योंकि सीएम ने सख्त निर्देश दिया है कि जमीन खरीदने वाले लोगों के आपराधिक इतिहास पर कड़ी नजर रखी जाए।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चुनावी झटके के बाद बंगाल की जिम्मेदारी किसे देगी बीजेपी? आरएसएस से नहीं बनती, इसलिए शुभेंदु का अध्यक्ष बनना मुश्किल, दिलीप घोष सबसे आगे। दरअसल दोस्तों बीजेपी की 1 पर्सन 1 पोजीशन पॉलिसी की तहत अब राज्य में प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली है। 2 साल बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में लगे झटके के बाद पार्टी नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। राज्य में बीजेपी के सबसे बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी निशाने पर है। इस गुटबाजी को खत्म करना पार्टी के लिए कड़ी चुनौती है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन हो सकता है, इसे लेकर अब भी सवाल बना हुआ है।